नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्टेट, अर्थात राज्य क्या है। आज के हमारी इस वीडियो में हम राज्य के अर्थ, इसकी परिभाषा और राज्य की सामान्य अवधारणा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस मनुष्य रूपी सामाजिक प्राणी के जीवन के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पक्ष हैं, जैसे सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, धार्मिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू और अन्य भी कई पहलुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य के इन विभिन्न पहलुओं की पूर्ति अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा की जाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं परिवार की, मित्र मंडली की, स्कूल कॉलेजेस की, मंदिर मस्जिद की या अन्य कोई और धार्मिक या अन्य किसी प्रकार की संस्था या राज्य आदि की। हम देखते हैं कि इन सभी सामाजिक संगठनों और इन सभी सामाजिक समुदायों में राज्य एक सर्वोपरि संस्था है, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य सभी संगठनों और अन्य सभी समुदायों में राज्य तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली समुदाय है। अब यदि हम बात करें व्हाट इज़ स्टेट, राज्य क्या है, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का एक केंद्रीय विषय है। अर्थात राजनीति विज्ञान विषय में राज्य अपना एक केंद्रीय स्थान रखता है। जैसा कि गार्नर ने भी अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, अर्थात राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि राज्य एक जटिल अवधारणा भी है, क्योंकि अलग अलग विद्वान और अलग अलग विचारक राज्य को अपने अपने नज़रिए से और अपने अपने दृष्टिकोण से इसे व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं, इसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि हम बात करें यूनानी विचारकों की, तो यूनानी विचारक राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि मध्य युग में जो विचारक हैं वे राज्य को पापों का परिणाम मानते थे। इसी प्रकार यदि हम आदर्शवादी विचारकों की बात करें, तो आदर्शवादी विचारक राज्य को सद इच्छा पर आधारित एक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि यथार्थवादी विचारक राज्य को शक्ति का पुंज मानते हैं, शक्ति का समूह मानते हैं, शक्ति का समुच्चय मानते हैं। इसी प्रकार यदि हम व्यक्तिवादी विचारकों की हम बात करें, तो हम देखेंगे कि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि मार्क्सवादी विचारक राज्य को एक वर्गीय संस्था और शोषणकारी संस्था के रूप में देखते हैं। और इसी प्रकार यदि हम बात करें समझौतावादी विचारकों की, तो समझौतावादी विचारक राज्य को एक समझौते का परिणाम मानते हैं। आप देखेंगे कि राज्य के नामकरण को लेकर भी अलग अलग कालों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसे अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे यदि हम बात करें यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु की, तो प्लेटो और अरस्तु राज्य के लिए नगर और राज्य, अर्थात नगर राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि रोमन काल में पॉलीबियस और सिसरो सिविटास और रिपब्लिका शब्द को यूज में लेते हैं। इसी प्रकार यदि हम बौंदा की बात करें, तो बौंदा राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द को यूज में लेते हैं, जबकि हॉब्स राज्य को कॉमनवेल्थ के नाम से बुलाते थे। इसी प्रकार यदि हम लॉक और रूसो की बात करें, तो लॉक और रूसो अपनी रचनाओं में राज्य के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो आधुनिक राज्य शब्द है, इस शब्द का यदि सबसे पहले किसी ने प्रयोग किया है तो वो द प्रिंस पुस्तक में मैकियावेली ने किया है। अब यदि हम राज्य के संदर्भ में परिभाषाओं की बात करें, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वान और अलग अलग विचारक राज्य की अलग अलग परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि सबसे पहले हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का वह समूह है जो
आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन जीने के लिए संगठित किया गया हो। इसी प्रकार ब्लंशली की यदि हम बात करें तो ब्लंशली कहते हैं कि राज्य जो है वो किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समूह है। लास्की बताते हैं कि राज्य एक भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। जबकि गार्नर की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि गार्नर के अनुसार राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो और जो बाहरी शक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतः या अंशतः स्वतंत्र हो और जिसमें एक ऐसी सरकार विद्यमान हो जिसके आदेश का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय के द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु, ब्लंशली, लास्की, गार्नर व अन्य विद्वानों के द्वारा राज्य की दी गई परिभाषाओं में हमें राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन मिलता है। परंतु यदि हम बात करें प्रोफेसर गार्नर की तो इस संदर्भ में प्रोफेसर गार्नर की राज्य के संबंध में दी गई परिभाषा सबसे अधिक युक्ति संगत है, जो न केवल राज्य के चारों महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित किए हुए है बल्कि उन्हें सही क्रम में भी व्यवस्थित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर हम राज्य के मूलभूत रूप से 4 तत्वों की बात करते हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या की, नंबर 2 टेरिटरी अर्थात निश्चित भूभाग, नंबर 3 गवर्नमेंट अर्थात सरकार और नंबर 4 सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। अब यदि हम पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात राज्य के अस्तित्व के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। लेकिन किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इसका कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, परंतु एक सामान्य धारणा ये मानी जाती है कि राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितनी जनसंख्या के भरण पोषण में राज्य समर्थ हो। टेरिटरी अर्थात निश्चित भूभाग जो कि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि राज्य का दूसरा अनिवार्य जो तत्व है वो टेरिटरी है अर्थात निश्चित भूभाग है। इसलिए प्रत्येक राज्य के पास निश्चित भूभाग का होना बेहद जरूरी हो जाता है। अब इस क्षेत्र का आकार कितना हो या फिर ये निश्चित करना कठिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक और जहाँ बहुत विशाल आकार वाले राष्ट्र राज्य हैं वहीं दूसरी ओर वेटिकन सिटी जैसे बहुत छोटे आकार वाले राष्ट्र भी हैं। परंतु सामान्य रूप से ये माना जाता है कि राज्य की भूमि का आकार उतना ही होना चाहिए जिससे कि उस पर कुशलतापूर्वक प्रशासन किया जा सके, उसकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके और साथ ही साथ उपलब्ध संसाधनों से राज्य के निवासियों का समुचित भरण पोषण किया जा सके। राज्य के तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की यदि हम बात करें तो वो है गवर्नमेंट अर्थात सरकार, जो कि राज्य का संगठनात्मक तत्व है और ये सरकार ही है जो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है और सरकार ही वह इकाई है जिसके द्वारा सामान्य नीतियों का निर्धारण, सामान्य गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण किया जाता है तथा राज्य की सत्ता का व्यवहारिक क्रियान्वयन का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में चौथा जो तत्व है वो है सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। और आप देखेंगे कि जो संप्रभुता है वो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है और ये जो संप्रभुता है ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो उसे अन्य सभी संघों से पृथक करती है, भिन्न करती है, अलग करती है। और इसके आंतरिक और बाहरी 2 पक्ष होते हैं, अर्थात आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य की सीमा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा संघ या समुदाय इसकी आज्ञा पालन करने को बाध्य है, जबकि सरकार अपने आंतरिक रूप से लिए जाने वाले निर्णयों में किसी भी बाउंडेशन को स्वीकार नहीं करेगी। इसी प्रकार यदि हम बाह्य संप्रभुता की हम बात करें तो बाह्य संप्रभुता का मतलब है राज्य सभी प्रकार के बाह्य नियंत्रणों से मुक्त रहेगी, उसके ऊपर बाहर के किसी भी राज्य या राष्ट्र का नियंत्रण नहीं रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा राज्य के संदर्भ में दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य के निर्माण के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और इन चारों तत्वों के संयोजन और समायोजन से ही राज्य का निर्माण होता है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित भूभाग पर एक आबादी वाला समुदाय जिसकी अपनी सरकार हो और जो
अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, पूरी तरीके से संप्रभु हो। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।